So the last topic of this course is fungi. What is fungi? How they grow? How they reproduce? How can you identify that this is fungi? फंजाई कॉमनली हम अपनी डोमेस्टिक लाइफ में देखते हैं. अगर कोई चीज़ रूटिंग हो जाती है, वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स की डिकेइंग हो जाती है, तो वी सपोज वी क्लेम कि इसमें फंगस ग्रोथ हो गई है. फंगस जैसे कि ब्रेड के ऊपर जब पुरानी हो जाती है तो फफूंद मोल्ड ग्रो हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि इसमें फंगस लग गया है. स्किन पे फंगल इन्फेक्शन होते हैं. उसके अलावा कुछ फंगस ऐसे भी हैं जो हम फूड के तौर पे यूज़ करते हैं, ड्रिंक्स में यूज़ करते हैं, जैसे कि मशरूम्स हैं. मशरूम्स के मेडिसिनल यूज़ भी हैं, प्लस मशरूम को एज फूड प्रोडक्ट भी यूज़ किया जाता है. उसके अलावा कुछ ऐसे ड्रिंक्स हैं, अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं कि जो फंगस की वजह से बनती हैं, जैसे कि ब्लू बेयर या जो फर्मेंटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स होंगी, वो सारी फर्मेंटेशन में भी फंगस यूज़ होता है. बैक्टीरिया एंड फंगस बोथ यूज़ होते हैं. तो उसमें आप देखेंगे कि फंगल यूज़ है, फंगस ग्रोथ मौजूद है. उसके अलावा कुछ ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं जिनको बनाने के लिए हमें फंगस की या फंजाई की हेल्प लेनी पड़ती है उनकी डिकेइंग के लिए. तो उसके अलावा आप ये देखें कि जैसे ब्लू चीज़ होगी, ब्लू चीज़ में भी जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है, ये पिक्चर ब्लू चीज़, यहाँ भी फंगल ग्रोथ हो गई है. ब्रेड के ऊपर देखिए आप, ये फंगल ग्रोथ हो गई है. मशरूम्स हैं, ये भी एज ईटिंग जो है वो प्रोडक्ट यूज़ होते हैं. उसके अलावा कुछ फंजाई ऐसे भी हैं जो मेडिसिनल पर्पस में यूज़ होते हैं, जैसे कि पेनिसिलम. पेनिसिलियम नुटेटम एक फंजाई है जो कि पेनिसिलिन बनाता है, और पेनिसिलिन एज एन एंटीबायोटिक एक्ट होती है तो ये फंजाई है, लेकिन ये किल करने की कैपेबिलिटी रखती है बहुत से बैक्टीरिया को. तो ये एक एंटीबायोटिक प्रोडक्ट है, एंटीबैक्टीरियल प्रोडक्ट है. तो बहुत सारे फंजाई ऐसे हैं जो मेडिसिनली यूज़ होते हैं, मेडिसिनली इंपॉर्टेंस रखते हैं, और जो डिफरेंट डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होते हैं, डिफरेंट बैक्टीरियाज को किल करते हैं. जैसे फंजाई हैं जो हमारी प्रोडक्ट की डिकेइंग करते हैं, फूड प्रोडक्ट्स की डिकेइंग करेंगे. वो फूड प्रोडक्ट्स या तो डिके होने के बाद मज़ीद कारआमद हो जाएंगे, मज़ीद उनके डिफरेंट एस्पेक्ट्स आ जाएंगे, जैसे कि ड्रिंक्स हैं वो वो रीयूजेबल हो जाएंगी. उसके अलावा जो फूड प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ होंगे एज डिफरेंट फूड आइटम्स, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि टिके हो जाएंगे, जो कि फिर रीयूजेबल नहीं रहेंगे, जैसे कि ब्रेड्स है, चीज़ है, इनमें फिर स्पॉइलेज शुरू हो जाएगी और इनकी डिकेइंग स्टार्ट हो जाएगी. तो बेसिकली फंगस के मेडिसिनल पर्पसेस भी हैं, फंगस के बेनिफिशियल रोल भी हैं, और इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे कि डिजीज़ कॉज करेंगे और आपके फूड प्रोडक्ट की स्पॉइलेज करेंगे, उसको रीयूजेबल नहीं बनाएंगे, और उसकी डिकेइंग जो है वो तेज़ी से होगी. नेक्स्ट स्टेज पे आ जाइए. फंगस के कुछ सेलुलर स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे और देखेंगे कि फंगस यूकैरियोटिक सेल है और कैसे ये डिफरेंशिएट करेंगे आप इसको प्रोकैरियोट से और दूसरे यूकैरियोटिक सेल से. तो फंगस क्या है? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है. रिजिड सेल वॉल मौजूद होगी. यूकैरियोटिक मीन्स एक ट्रू सेल वॉल, एक ट्रू सेलुलर स्ट्रक्चर इसमें मौजूद रहेगा. प्रोकैरियोटिक में डिफरेंट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो है वो मौजूद रहते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स जो कि यूकैरियोटिक सेल में होते हैं वो प्रोकैरियोट्स में नहीं होते. तो एक ट्रू सेल आपको यहाँ पे नज़र आएगा. रिजिड सेल वॉल होगी जिसमें ग्लूकेन्स एंड चार्टिन मौजूद होंगे. कार्टिन्स और ग्लूकेन्स स्पेशल कैरेक्टर है फंजाई का, जो कि ना आपको यूकैरियोटिक के दूसरे ऑर्गेनिजम्स में या यूकैरियोटिक दूसरे सेल्स में मिलेगा, ना तो आपको ये प्रोकैरियोट्स में मिलेगा. these fungi are incapable to produce food, यानी कि ये ऑटोट्रॉफ नहीं होंगे. जैसे कि प्लांट्स ऑटोट्रॉफ होते हैं, वो क्लोरोफिल कंटेंट से फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड प्रोडक्ट यूटिलाइज करते हैं, अपनी न्यूट्रिशन गेन करते हैं. दे आर हेट्रोट्रॉफ्स. ये इनकेपेबल होंगे अपना फूड प्रोडक्ट खुद प्रिपेयर करने के. ये रिलाई करेंगे होस्ट सेल पे, डिके मैटर पे. मेजॉरिटी ऑफ फंजाई आर सेपरोफाइट्स, यानी कि डिके मैटर से ही अपना प्रोडक्ट हासिल करते हैं. डिकेइंग स्टार्ट होगी और डिके होने के साथ साथ ये अपनी न्यूट्रिशन गेन करते चले जाएंगे.
या तो ये ऑलरेडी डीके मैटर पे, सॉइल में डेड डीके मैटर में, डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपने न्यूट्रिशन गेन करेंगे, या तो वो उस लिविंग सेल की डिकेइंग स्टार्ट कर देंगे, उसकी डिकेइंग स्टार्ट करके वो न्यूट्रिशन हासिल करेंगे। जैसे कि ब्रेड में आप देखें, डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स में आप देखें, अपने स्किन टिश्यूज़ पे आप देखें, अगर सुपरफिशियल स्किन इन्फेक्शन हो जाएगा, फंगल इन्फेक्शन, तो वो पहले तो आपकी स्किन लेयर्स को डिके करेगा। डेड स्किन होती है सुपरफिशियल, जो एपिडर्मिस होगी आपकी, वो डेड स्किन होती है, स्ट्रेटम कॉर्नियम जिसे आप कहते हैं। इस स्ट्रेटम कॉर्नियम में डेड सेल मौजूद होंगे, डेड प्रोटेक्टिव सेल, जो आपकी स्किन को डिफरेंट हार्म से बचाते हैं, इन्वायरमेंटल हार्म से बचाते हैं। इन डेड सेल्स के ऊपर ग्रो करना शुरू करेगा फंगस, और मज़ीद उसकी डिकेइंग करेगा, ताकि जितनी डिकेइंग तेज़ी से होगी उतनी ही न्यूट्रिशन उसको गेन करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है। अच्छा, इसके सेल्स सेलुलर स्ट्रक्चर में देखिए, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में डिफरेंट कंटेंट्स मौजूद हैं कि जो आपके यूकैरियोटिक सेल से टोटली डिफरेंट है, दूसरे यूकैरियोटिक सेल से टोटली डिफरेंट है, और प्रोकैरियोटिक सेल से तो लाजमी डिफरेंट है। फॉस्फोलिपिड बायलेयर, सबसे पहले आप ये देखें, दूसरे सेल्स में जैसे कि प्रोकैरियोटिक में भी और यूकैरियोटिक में भी एक फॉस्फोलिपिड बायलेयर सेल मेम्ब्रेन मौजूद होगी कंटिन्यूसली, जो आपने ये बैक्टीरिया में भी देखी थी। टेल टू टेल अटैच होगी, इसका लिपोफिलिक हेड होगा, और इसका हाइड्रोफिलिक एंड होगा, टेल होगी। तो इस तरीके से हेड टू हेड, टेल टू टेल अरेंज होगी, हेड इसके सुपर इम्पोज होंगे आउटसाइड, एंड इनर इसका टेल टू टेल अरेंज होगा। उसके साथ एर्गोस्टेरॉल, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल होता है दूसरे यूकैरियोटिक सेल में, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल की जगह एर्गोस्टेरॉल मौजूद है। आपकी एर्गोस्टेरॉल स्पेशल कैरेक्टर है फंजाई का, जो कि आपको सिर्फ फंगल सेल में ही, फंगल यूकैरियोटिक सेल में ही मिलेगा। उसके अलावा काइटिन मौजूद है। सेल मेम्ब्रेन में सिर्फ ये दो कंपोनेंट होंगे, फॉस्फोलिपिड बायलेयर एंड एर्गोस्टेरॉल। उसके बाद आप उसकी बैरूनी सतह पे देखेंगे तो सेल वॉल स्टार्ट हो जाएगी, और सेल वॉल में सबसे पहले जो प्रोटेक्टिव लेयर होगी वो काइटिन की मौजूद होगी। काइटिन भी जो है वो कार्बोहाइड्रेट है और पॉलीसेकेराइड है, जो कि डिफरेंट मोनोमर से मिलकर बना है। ये पॉलीसेकेराइड आपके सेल की, फंगल सेल की रेजिस्टेंस को बढ़ाएगा। तो साथ साथ आप देखिए, बीटा 1,3 ग्लूकैन मौजूद है। ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज से मिलके ये 1,3 ग्लूकैन स्ट्रक्चर बना है। जो मरून कलर की आपको ये मार्जिनेशन दिखाई दे रही है, ये सारी क्या है, 1,3 ग्लूकैन। ये बीटा 1,3 ग्लूकैन में ग्लाइकोजन मौजूद होगा, जो सेल को स्ट्रेंथ पहुंचाएगा, प्लस इसको न्यूट्रिशन फराहम करेगा। उसके साथ साथ इसमें सेल्यूलोज मौजूद है, जो सेलुलर स्ट्रक्चर बिल्डअप करने में और एक इंटेग्रिटी और एक स्ट्रेंथ देने में हेल्पफुल होगा फंगल सेल को। उसके साथ दूसरे ग्लाइकान्स भी मौजूद हैं। दूसरे ग्लूकैन्स क्या कर रहे हैं, ये मजीद सेल की स्ट्रेंथ को और इंटेग्रिटी को बढ़ा रहे हैं, सेल को मजीद पावरफुल बना रहे हैं, जो ब्लू मार्जिन में आपको दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स भी होंगे जो कि इस सेल वॉल के साथ अटैच होंगे। तो ये एक आइडियल स्ट्रक्चर है एक फंगल सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल का। फंगल सेल में ये आइडियल कैरेक्टर होंगे जो कि दूसरे यूकैरियोटिक सेल में और प्रोकैरियोटिक सेल में आपको नज़र नहीं आएंगे, जैसे कि स्टीरोल मौजूद होता है या तो कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है, लेकिन सिर्फ फंगल सेल में और एर्गोस्टेरॉल देखेंगे। उसके अलावा काइटिन, ग्लूकैन्स की मौजूदगी भी स्पेशल कैरेक्टर है फंगल सेल का। नेक्स्ट आ जाइए। अगर मैं आप लोगों से सवाल करूं कि ज़्यादा रिजेम्बलेंस फंगस की किसके साथ है, प्लांट्स के साथ है या एनिमल के साथ है, तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल विल से कि इनकी ज़्यादा रिजेम्बलेंस जो है वो प्लांट्स के साथ है, लेकिन ऐसा नहीं है। दे आर मोस्टली रिलेटेड टू एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स। इनके कुछ कैरेक्टर एनिमल लाइक हैं एंड कुछ कैरेक्टर जो हैं वो प्लांट लाइक हैं, जैसे कि दे आर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स आर multicellular and animals are also multicellular, but fungi are either यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। इनमें यूनिसेलुलर भी मौजूद होते हैं और कुछ फंजाई ऐसे हैं जो मल्टीसेलुलर भी हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर
एक्सक्लूसिवली मल्टी सेलुलर, इनमें कोई यूनिसेलुलर कंपोनेंट मौजूद नहीं होता। यूनिसेलुलर आर ऑलवेज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। लेकिन फंजाई क्या है, ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, जैसे कि यीस्ट है, खमीर जिसको आप कहेंगे, यीस्ट और यूनिसेलुलर। उसके अलावा मोल्ड्स जो हैं, मशरूम्स हैं, एस्पैरागस हैं, ये सारे क्या हैं, ये मल्टी सेलुलर है। सेल वॉल की प्रेजेंस है या नहीं, प्लांट्स में होती है, एनिमल्स में कोई सेल वॉल मौजूद नहीं होती, ओनली सेल मेम्ब्रेन। उसके अलावा फंजाई में देखें तो इसमें एक रिजिड सेल वॉल मौजूद होती है। तो रिजिड सेल वॉल का होना आइडियल कैरेक्टर है प्लांट्स का और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, और एनिमल में कोई सेल वॉल मौजूद नहीं होती। सेल मेम्ब्रेन कंटेन्स स्टीरोल, सेल मेम्ब्रेन में स्टीरोल मौजूद होता है प्लांट्स में एक्सक्लूसिवली, एनिमल्स में कोई स्टीरोल नहीं होता, और फंजाई में स्टीरोल या एर्गोस्टीरोल मौजूद होते हैं। काइटिन की मौजूदगी ऑर्गेनिजम्स के सेलुलर स्ट्रक्चर में कुछ एनिमल्स के होती है और प्लांट्स के बिल्कुल नहीं होती, लेकिन फंजाई के सेलुलर स्ट्रक्चर में लाजमी तौर पर काइटिन मौजूद होगा। काइटिन इज अ पॉलीसेकेराइड। उसके अलावा लोकोमोशन होती है, मूवमेंट होती है, फंजाई में नहीं। एनिमल्स में नो, नेवर, बट ज़्यादातर, मोस्टली, इन मोस्ट केसेस एंड ऑलमोस्ट ऑलवेज देयर इज़ अ मूवमेंट एंड लोकोमोशन प्रेजेंट इन एनिमल्स। तो प्लांट में भी कोई लोकोमोशन मूवमेंट नहीं होगी, सिर्फ उसकी ग्रोथ होती है। ऐसी फंगस की ग्रोथ होती है लेकिन लोकोमोशन नहीं होती। न्यूट्रिशनल मॉडल या न्यूट्रिशनल फैक्टर्स, ऑटोट्रॉफ्स हैं, इनके खुद अपना फूड या न्यूट्रिशन प्रिपेयर करने के केपेबल हैं। Animals are heterotrophs. They rely on different organic and inorganic matter and gain their food, as well as fungi also are heterotroph. They are incapable to produce their food. They rely on decaying death matter. नेक्स्ट है, इन्फेक्शन कॉज करते हैं ह्यूमन में या एनिमल्स में या प्लांट्स में। प्लांट्स कोई इन्फेक्शन कॉज नहीं करते दूसरे प्लांट्स में या दूसरे एनिमल्स में या ह्यूमन में, लेकिन एनिमल्स में animals are capable to produce infection and can be pathogenic, as well as microorganisms and fungi are also pathogenic, and they are capable to produce any kind of skin and subcutaneous infections. Next आ जाइए, there is a difference between molds and yeast. तो यहाँ पे हम yeast और mold का डिफरेंस स्टडी करेंगे कि क्या डिफरेंस है दोनों में, यीस्ट में और मोल्ड में। यीस्ट आर यूनिसेलुलर, सम स्पीशीज ओकेजनली ऑर्गेनाइज, कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो कि एक मिनट में इसको पॉज कर देती हूँ। अच्छा, यीस्ट जो है वो यूनिसेलुलर है, एक्सक्लूसिवली यूनिसेलुलर है। कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो कि हाइफी बनाती हैं और स्यूडो हाइफी बनाती हैं। Hyphae is a elongation of mold. Hyphae is a elongation of any fungus. Hyphae means कि fungus growth हो रहा है in the form of different filaments. Filaments की form में hyphae grow होते हैं और इसका मतलब क्या है कि fungus growth हो रहा है। Hyphae means branches. एक शाखा सी निकलती हैं और उन शाखों में क्या होता है, ये फंगल ग्रोथ होती है। तो फंगस जो है वो फिलामेंट्स की और शाखों की फॉर्म में बनने लगता है, जिसको आप हाइफी कहते हैं। Yeast are usually white in color. अच्छा, मोल्ड की तरफ आ जाइए। मोल्ड जो है वो मल्टी सेलुलर होते हैं और ये स्पेशली ऑर्गेनाइज होते हैं हाइफी में। देयर इज नो सूडो हाइफी, एक प्रॉपर हाइफी मौजूद होगा, एक प्रोमिनेंट हाइफी मौजूद होगा, ब्रांचेस होंगी, फिलामेंट्स होंगे जो बढ़ते चली जाएंगे जैसे जैसे आपकी फंगस ग्रोथ होती चली जाएगी। कैन बी अ लार्ज वैरायटी ऑफ कलर, डिफरेंट कलर्स होंगे। ये ज़्यादातर वाइट कलर की होती है, लेकिन मोल्ड्स में आपको डिफरेंट कलर्स मिलेंगे, जैसे कि आपको पर्पल कलर मिलेगा, ब्लू कलर मिलेगा, डार्क ग्रीन कलर मिलेगा, ब्राउनिश कलर मिलेगा। ये रिप्रोड्यूस होंगे एसेक्सुअली, बडिंग के थ्रू। बडिंग के थ्रू और एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं ईस्ट। और जो मोल्ड्स हैं वो
स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरीक़ों से वो ग्रो करते हैं, लेकिन स्पेशली इनमें स्पोर फॉर्मेशन होती है। स्पोर फॉर्मेशन के बाद या तो वो सेक्सुअली ग्रो करेंगे या एसेक्सुअली ग्रो करेंगे, लेकिन स्पोर फॉर्मेशन लाजमी होगी। स्मूथ और राउंड कॉलोनीज बनेंगी यीस्ट की मौजूदगी में। स्मूथ वाइटिश राउंड कॉलोनीज बनेंगी, और जो मोल्ड्स होगा, मोल्ड्स में आपको ब्राउनिश सी कॉलोनीज नज़र आएंगी। नेक्स्ट आ जाइए, यीस्ट की जो सबसे कॉमन स्पीशीज वो है कैंडिडा। कैंडिडा स्पीशीज वो जो है वो जीनस कैंडिडा इज़ द सबसे ज़्यादा मौजूद होने वाली फंगल डिजीज़ है, फंगल इन्फेक्शन कॉज करती है। सबसे ज़्यादा जो ऑर्गेनिज्म है यीस्ट की जीनस है वो कैंडिडा है। इसकी मल्टीपल स्पीशीज हैं जो ह्यूमन डिजीज कॉज करेंगी, जैसे कि उनमें कैंडिडेटा एल्बिगेंस मौजूद है, सबसे कॉमन है, जो कि कमेंसल ऑर्गेनिज्म है, आपके एनवायरनमेंट में मौजूद रहेगा। नॉर्मली ये ओरोफेंगस जीआई ट्रैक्ट वजाइनल डिजीजेस कॉज करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है। जीआई ट्रैक्ट में ये नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया कॉज करेगा। ओरोफेंगस में आपके ओरल कैविटी में जो है या फेरेंजियल कैविटी में जो है इन्फेक्शन कॉज होंगे। अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिज्म में जैसे इसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी ये इन्फेक्शन कॉज करेगा। इन्वायरमेंट तो मौजूद रहेगा, लेकिन जैसे ही ऐसा पेशेंट पे एक्ट करेगा जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है या बहुत अरसे से जिसकी एंटीबायोटिक थेरेपी स्टार्ट है और जिसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो चुका है और इसका बैक्टीरियल नॉर्मल फ्लोरा जो है वो डिस्टर्ब्ड है, प्रोटेक्टिव जो है फ्लोरा वो मौजूद नहीं है, तो इसको फ़ौरन अपॉर्चुनिटी मिलेगी और ये इन्फेक्शन कॉज करेगा। उसके अलावा दूसरी फंगल जो है वो जीनस स्पीशीज़ मौजूद हैं कैंडिडा के अलावा, जैसे कि कैंडिडा अल्बिकेंस की हमने बात की। उसके अलावा कैंडिडा ग्लैब्रेटा मौजूद है, कैंडिडा क्रूसियाई मौजूद है, कैंडिडा पेपरोप्सिली मौजूद है और कैंडिडा ट्रॉपिकैलिस मौजूद है। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये भी डिजीजेस कॉज करेंगे और ये मॉर्फोलॉजिकली थोड़ी डिफरेंट हैं, लेकिन ये भी सारी आपकी स्किन डिजीजेस और वाइटल ऑर्गन के इन्फेक्शन कॉज करेंगे। इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज एक्सक्लूसिवली कॉज करती है मेनिंजाइटिस और निमोनिया। मेनिंजाइटिस मीन जो ब्रेन की मेनिंजीज है उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और निमोनिया कॉज होता है जो कि लंग्स की इन्फ्लेमेशन प्लस फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाती है। ज़्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा आपके लंग्स में और इन्फ्लेम्ड हो जाएंगे लंग्स, ब्रीदिंग डिफ़िकल्ट होगी, प्लस इन्फेक्शन है तो इसलिए फीवर भी होगा और इन्फ्लेमेशन भी होगी। 2 स्पीशीज़ ऐसी हैं जो ह्यूमन डिजीज़ कॉज करेंगी। क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस ज़्यादा कॉमन है, उसके अलावा क्रिप्टोफॉर्मस गेटियाई ये लेस कॉमन है, लेकिन ज़्यादातर इन्फेक्शन जो है वो न्यूफॉर्मेंस कॉज करेंगे। सॉइल सैंपल्स में मौजूद होंगे, थ्रू आउट द वर्ल्ड ये मौजूद होते हैं सॉइल सैंपल्स में। उसके अलावा ये अगर आपके घर में बर्ड्स हैं, हैन हैं, ऐसे फर में मौजूद होने वाले एनिमल्स हैं, जैसे कि कैट है, डॉग है, उससे भी ये जो है वो फैलता है क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस। और रूटिंग वेजिटेशन मीन्स रूटिंग वेजिटेबल्स जो कि स्पॉइल्ड हो जाती हैं, डिके हो जाती हैं, उनमें भी ये ऑर्गेनिज्म मौजूद होता है। अच्छा, क्रिप्टोकोकस कैटियाई जो है वो लेस कॉमन है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा मौजूद होगा है, और ज़्यादातर यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक ट्री स्पीशीज़ हैं उनमें ये ग्रो करता है, और इसका इतना ज़्यादा इन्वायरमेंट में इन्फ्लुएंस नहीं है जितना क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस का है। मोड्स के बारे में आ जाइए। मोड्स का बहुत डाइवर्स ग्रुप है, बहुत डाइवर्शन है, बहुत इनमें जो है वो वेरिएशंस हैं। मेजॉरिटी आर नॉन पैथोजेनिक बट सम स्पीशीज ऑफ मोल्ड आर पैथोजेनिक, और पैथोजेनिक स्पीशीज जो हैं वो 2 हैं। एक तो जीनस एस्पेरेगस जो है वो डिजीज़ कॉजिंग है, उसके अलावा ऑर्डर म्यूकोरिल्स ये जो है वो डिजीज़ कॉजिंग है, जिसमें राइजोपस आ जाएगा, राइजोम्यूकोर आ जाएगा। बोथ मोल्ड्स एंड देयर स्पोर्स आर फाउंड इन सॉइल, सॉइल में मौजूद होंगे, डिकेइंग वेजिटेबल्स पे मौजूद होंगे, थ्रू आउट द वर्ल्ड ये सॉइल में और डिके वेजिटेबल्स में मौजूद होते हैं। ये कॉज करते हैं राइनोसाइनोसाइटिस, उसके अलावा पल्मोनरी इन्फेक्शन कॉज करेंगे
इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट में। राइनोसाइनोसाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ नेजल कैविटी एंड साइनसेस। आपके फेशियल बोन्स में 6 साइनसेस मौजूद हैं जो कि आपकी नाक की तरफ, माथे पे, चीक्स बोन में और आपकी चिन में मौजूद है। ये साइनसेस जो हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, डिफिकल्ट ब्रीदिंग होती है, पिछला प्लस आपकी नेजल कैविटी की भी स्वेलिंग हो जाती है। सिर्फ अगर साइनस की स्वेलिंग होती है तो उसको साइनोसाइटिस कहते हैं, और अगर उसमें नेजल कैविटी की भी स्वेलिंग शामिल हो जाए तो उसको राइनोसाइनोसाइटिस कहते हैं। अमूमन साइनोसाइटिस अलोन नहीं होता, दिस इज अलॉन्ग विथ राइनो इन्फ्लेमेशन, यानी कि राइनोसाइनोसाइटिस साथ साथ ही होता है। नेजल कैविटी की भी इन्फ्लेमेशन होती है और साइनसिस की भी इन्फ्लेमेशन होती है। तो उसके साथ साथ ये इन्फेक्शन मजीद बढ़ के पल्मोनरी इन्फेक्शन यानी कि लंग्स तक पहुंच जाता है और लंग्स इन्फेक्शन कॉज करता है और ब्रीदिंग डिफिकल्ट हो जाती है, खासतौर पर वो पेशेंट जो कि इम्यून सिस्टम जिनका कॉम्प्रोमाइज्ड है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट। सेलुलर स्ट्रक्चर क्या है मोल्ड्स का? मोल्ड्स में हाइफी मौजूद होंगे, लॉन्ग फिलामेंट मौजूद होंगी, ब्रांच स्ट्रक्चर होगा। हाइफी इज इन सम स्पीशीज कंटेन सेप्टा वेयर अदर डू नॉट। सेप्टा मौजूद होंगे कुछ हाइफी में। सेप्टा आर द सेपरेशंस, जैसे कि आपकी फिंगर में सेपरेशंस मौजूद हैं। आपके फिंगर्स में 3 सेपरेशंस हैं, 2 मार्जिन्स होती हैं फिंगर्स में जो फोल्डिंग्स होती हैं। ऐसे ही फर्ज करें आपकी एक फिंगर को आप देखें, इसको फर्ज करें कि ये हाइफी है। अब आपकी हाइफी 3 सेप्टा में मौजूद है। ऐसे ही हाइफी में मार्जिनेशन होती है, सेपरेशन होती है, जस्ट लाइक योर फिंगर्स। तो डिफरेंट सेप्टा मौजूद होंगे एक हाइफी में, और कभी कभी ये सेप्टा मौजूद नहीं भी होंगे कि लॉन्गेशन कंटिन्यूस हाइफी मौजूद होगी, कभी कभी उसमें सेपरेशन भी मौजूद होगी इन द फॉर्म ऑफ सेप्टा। ठीक है, उसके अलावा कॉनिडिया एक स्ट्रक्चर है वो भी मौजूद होता है। जो फंगल स्पोर्स होंगे वो बेसिकली ये कहलाए जाते हैं, मोस्टली एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस होते हैं। जो कौन तो अगर मैं जिक्र करूं कि कॉनिडिया स्पोर्स मौजूद हैं तो उसका मतलब ये है कि ये वो स्पोर्स हैं जो कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होंगे। उसके अलावा कॉनिडिया स्पोर मौजूद हैं जो कि सेक्सुअल स्पोर्स होंगे, इसमें एक स्टॉक होती है जो कि अटैच होती है हाइफी से। स्टॉक होगी कंटेनिंग कॉनिडिया, तो स्पोर मौजूद होगा और फिर ये स्टॉक जो है वो कनेक्ट की जाएगी हाइफी से। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट है डायमॉर्फिक फंजाई। ये डायमॉर्फिक फंजाई क्या है? दे कैन बी एक्ट एज ईदर यीस्ट और मोल्ड। तो ये या तो ये यीस्ट के तौर पे एक्ट करेंगे। डायमॉर्फिक मींस डबल मॉर्फेलिज्म है इसकी, डबल मॉर्फोलॉजी है, डबल ड्वेल इसका जो है वो स्ट्रक्चर है। या तो ये यीस्ट बन जाएगा या तो ये मोल्ड के तौर पे एक्ट करेगा। टिपिकली इन्वायरमेंट में एक्सिस्ट होता है ये मोल्ड की फॉर्म में, लेकिन कुछ स्पोर्स ऐसे हैं जो कि यीस्ट की तरह ग्रो करते हैं और यीस्ट इसको आप आइडेंटिफाई करेंगे। ये स्पोर्स इनहेल्ड होने के कैपेबल होते हैं या लंग्स डिजीजेस, पल्मोनरी डिजीजेस कॉज करते हैं, सब एक्यूट पल्मोनरी इन्फेक्शन कॉज करते हैं, और ये स्पोर जो है वो इनहेल्ड हो जाते हैं आपकी नेजल कैविटी से, लाइटर इन वेट होते हैं। एग्जाम्पल्स इनके देख लीजिए। हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम स्पीशीज़ है, प्लास्टोमाइसिस डर्मेटोटाइटिस स्पीशीज़ है, उसके अलावा कॉक्सीडायोडिस स्पीशीज़ है, पैराकॉक्सीडायोडिस स्पीशीज़ है, स्पोरोथ्रिक्स स्पीशीज़ है। ये सारी स्पीशीज़ जो है वो डायमॉर्फिक फंजाई के फॉर्म में आएंगी और ये लंग्स और पल्मोनरी इन्फेक्शन कॉज करती हैं। नेक्स्ट है डर्मेटोफाइट्स। डर्मा यानी कि स्किन, स्किन इन्फेक्शन कॉज करने वाले जितने भी फंजाई हैं इनको हम डर्मेटोफाइट्स कहते हैं। कलेक्शन ऑफ फंजाई शेयर द एबिलिटी टू डीमोबिलाइज, तो मेटाबोलाइज कैरेटिन को। आपकी स्किन लेयर पे कैरेटिन की डेड लेयर मौजूद होती है। सुपरफिशियल जो आपकी सबसे ऊपर की लेयर है स्किन की उसको आप कहते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम। ये स्ट्रेटम कॉर्नियम डेड डिके सेल से बनी होती है और उसमें कैरेटिन मौजूद होती है। जब इन्वायरमेंट में नमी होती है, जैसे कि आजकल इन्वायरमेंट मॉइस्ट ज़्यादा है, मॉइस्चर ज़्यादा है, 90% मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो ऐसे इन्वायरमेंट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन होते हैं स्किन पे, क्योंकि फंगस की ये ख़ास क्वालिटी है कि वो जब इन्वायरमेंट में आपकी स्किन पे मॉइस्चर ज़्यादा होगा, पसीना ज़्यादा आ रहा होगा, प्रेस्पायरेशन होगी, ह्यूमिडिटी होगी इन्वायरमेंट में, तो उस सूरत में फंजाई तेज़ी से कैरेटिन को डिस्ट्रॉय करता है, हाइड्रोलाइज करता है और स्किन में पेनिट्रेट होकर स्किन इन्फेक्शन कॉज करता है।
तो सुपरफिशियल स्किन इन्फेक्शन इन्वॉल्व होंगे ऐसी सिचुएशन में, और जो एग्जैक्ट स्पीशीज है वो तो आइडेंटिफाई नहीं होगी, लेकिन जो स्कार्स बनेंगे, जो पॉप्यूल्स होंगे, जो स्किन डैमेज होगी, उसकी क्वालिटी को देखते हुए आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सा फंगस है और इसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। अमूमन एक्ने से लेके डर्मेटाइटिस तक और आपके दूसरे एक्जिमा तक फंगस इन्वॉल्व होता है, और ये डिफरेंट सीवियर स्किन इन्फेक्शन भी कॉज करने के केपेबल होता है। नेक्स्ट आ जाइए, न्यूमोसाइटिस। न्यूमोसाइटिस प्रीवियसली इसको पैरासाइट, प्रोटोजोन पैरासाइट के तौर पे जो है वो कैटेगराइज किया गया था। जो ब्लैक ओवल्स आपको नजर आ रहे हैं इस पिक्चर में, ये न्यूमोसाइटिस है, लंग्स के टिश्यू में मौजूद है। तो ये नीमोसिस्टस जो है वो ओरिजिनली बिलीव किए जाते थे कि ये प्रोटोजोआ पैरासाइट है, कि ह्यूमन में और रैट्स पे एक्ट करता है, लेकिन इसको फिर कैटेगराइज किया गया 1980s में एज अ फंगस, और इसको एज अ फंगस कैटेगराइज करके फंगस कैटेगरी में रखा गया। तो न्यूमोसिस्टाइटिस कैरेनाई इज द, और न्यूमोसिस्टाइटिस जिबोर्सी आर द मेजर ऑर्गेनिज्म जो कि फंगल इन्फेक्शन कॉज करते हैं, फंगस की कैटेगरी में आएंगे। ये ऑर्गेनिज्म जो है वो न्यूमोसिस्टाइटिस निमोनिया कॉज करते हैं। न्यूमोसिस्टिक निमोनिया, ईसीपी आप जिसको कहते हैं, तो ये दो ऑर्गेनिज्म ये कॉज करेंगे। और ये नीमोसिस्टिक निमोनिया ऐसा होता है कि जिसमें फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है आपके लंग्स में। लंग्स की जो लेयर्स हैं, लंग्स के जो टिश्यूज हैं, वो हाईली इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, और इन्फ्लेम्ड होने की सूरत में जो आपकी एयर स्पेसेस हैं, एयर सैक्स हैं, वो इन्फ्लेम्ड होने के साथ साथ नैरो हो जाते हैं। और नैरो होने की सूरत में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का इन एंड आउट मैकेनिज्म है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, और डिफ़िकल्ट हो जाती है ब्रीदिंग। तो ऑक्सीजन की जो है रिक्वायरमेंट, जितनी रिक्वायर्ड ऑक्सीजन होती है आपकी बॉडी को, आपके लंग्स को, वो नहीं पहुंच पाती, और टिश्यू की नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है। तो ये इन्फेक्शन इन ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है। नेक्स्ट आ जाइए, नोकार्डिया और एक्टिनोमाइसिस। ये भी बिलीव किए जाते थे फंजाई, लेकिन अब इनको बैक्टीरिया के तौर पे कैटेगराइज किया गया है। फिलामेंटस ब्रांचिंग स्ट्रक्चर था इनका, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर था, और ये सब एक्यूट और क्रोनिक स्किन इन्फेक्शन, सीएनएस इन्फेक्शन, लंग्स इन्फेक्शन कॉज करने के केपेबल थे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में। लेकिन अब इनको नोकार्डिया को और एक्टिनोमाइसिस को कैटेगराइज किया जा चुका है एज बैक्टीरिया। तो ये क्लिनिकली फंगल इन्फेक्शन कॉज करते थे, लेकिन अभी ये इस कैटेगरी से निकल चुके हैं। तो जस्ट अ रिव्यू, एक रिव्यू देख लेता हूँ। जो अभी हमने क्लासिफिकेशन देखी है, यीस्ट कैंडिडा सबसे कॉमन स्पीशीज है, उसमें कैंडिडा अल्बिकेंस मौजूद है, ग्लैब्रेटा मौजूद है, क्रोसिया मौजूद है, पैरासिलिस मौजूद है, और ट्रॉपिकैलिस मौजूद है, और क्रिप्टोकोकस स्पीशीज मौजूद है। मोल्ड्स में देख लीजिए, एस्पेरेगुलस है, म्यूकोरलीज है, जिसमें म्यूकोर्स, राइजोपस और राइजोम्यूकोर्स आ जाते हैं। डायमॉर्फिक फंजाई है, हिस्टोप्लाज्मा, प्लास्टियोमाइसिस, कॉक्सीडायोडीज, पैराकॉक्सीडायोडीज और स्पोरोथ्रिक्स। उसके अलावा एक अलग कैटेगरी है डर्मेटोफाइट्स की, जो स्किन इन्फेक्शन कॉज करेंगे, और न्यूमोसिस्टाइटिस जो है वो निमोनिया कॉज करने की केपेबल है। तो दिस इज ऑल अबाउट फंजाई। इसके बाद आप लोगों की जो रह जाता है वो सिर्फ इन तीनों की डिजीजेस, यानी कि मैंने डिजीजेस तो ऑलमोस्ट फंजाई के तो बता दी हैं, लेकिन कुछ डिजीजेस ऐसी हैं जो कि बैक्टीरिया और वायरस कॉज करते हैं। तो इसका छोटा सा एक हैंड आउट्स मैं आपको दे दूंगी, फंजाई के लिए इतना ही काफ़ी है।